हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास किए। देखिए, पहला हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन में जो देख झारखंड वाले झारखंड बोर्ड को बोल सकते हैं या जैक बोर्ड को प्यार है, मोलैरिटी मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 3 मार्क्स में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो है मोलैरिटी मोलैलिटी। बहुत आसान सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर बोल रहा हूँ, ये टॉपिक है जिसको आप 11 से पढ़ते आ रहे होंगे। मोलैरिटी क्या बताता है, कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको किस में लेना रहता है बताओ, लीटर में। क्लियर है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इसी के जस्ट विपरीत मोलैलिटी, ये क्या होगा, इसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1 kg सॉल्वेंट में। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये बहुत इजी सा है, आपको पढ़े होंगे जरूर। टेम्परेचर इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। एक पूछा जाता है, यूनिट पूछ सकता है टेम्परेचर। चलिए आगे, इसका एक और है मिलता जुलता, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोलैरिटी मोलैलिटी पढ़ चुके, तो हम सिर्फ मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकालते हैं, क्लियर है, मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकालते हैं, तो जिसका निकालना है इसको काई से डिनोट करते हैं। एक्स टाइप का वर्ड होता है, अगर ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर में मोल्स लेंगे ए का और डिवाइड करेंगे टोटल से। यहाँ पे बी का निकालना है तो बी का लेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल मोल से। क्लियर है, टोटल मोल से। तो वही डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसका याद रखेंगे, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट जाएगा, तो ये क्या होता है, यूनिटलेस, याद रखिएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका वैल्यू होता है 1, यानी काई ए प्लस काई बी को जोड़िएगा तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। कुछ कुछ बात बता दे रहा हूं कि कहीं क्वेश्चन घुमाएगा फिर आएगा ना, तो आप उसको भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, ये सब छोटा छोटा सा सवाल कभी कभी पूछ देता है, जैसे पूछ लेगा हाफ लाइफ पीरियड बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के का वैल्यू दिया हुआ है, इसको डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यूनिट पूछता है, यूनिट को भी एकदम ध्यान से रख के जाइए, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन सब में आपको हेल्प करेगा। आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका होता है यूनिट सेकेंड इनवर्स। कुछ का याद ही कर लीजिए, ठीक है, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स हर जगह रहेगा, क्लियर है। आपको चेक करने का तरीका बताए थे, जो भी लीटर का पावर होता है उसमें +1 कर दीजिए, जैसे -1 है इसका लीटर का पावर +1, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो लीटर का पावर 0 है, तो 0 + 1 फर्स्ट ऑर्डर। ये चेक करने का तरीका है। और लीटर का पावर 1 + 1 कितना ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ये तरीका एक छोटा ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी मिलता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये हेल्प करेगा आपको बहुत। बोलता है एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हमेशा तो रेट किसके रिस्पेक्ट में है, के कांस्टेंट है, रे आर का क्या करेंगे, स्क्वायर। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड बाय द, अच्छा इसको डबल किया गया होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। अगर डबल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले मानते हैं इसको हम लोग जब भी सॉल्व करते थे तो इनिशियल और फाइनल के टर्म में डील करते थे। तो इनिशियल में आर है, तो इसके लिए रेट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, आर आई बराबर के इंटू आर स्क्वायर। रिएक्टेंट की जगह आर ही है तो कुछ नहीं चेंज हुआ। अगर फाइनल का बात करें तो आर की जगह आपकी बार क्या किया गया, डबल, तो डबल कहने का मतलब 2r, और 2r कह रहे हैं तो आर एफ बराबर के इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर। अब जब भी ऐसा आता है तो इसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो ऐसा आ जाएगा आर एफ बाई आर आई, आर एफ बाई आर आई। और उसके बाद देखिए राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड हुआ, के तो कट जाएगा, 2r की जगह स्क्वायर और आर स्क्वायर, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया तो क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर एफ बराबर 4 आर आई। मतलब अगर डबल करेंगे तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, आप तो चलो चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलो, पेंसिल कॉपी लेके बैठा करो भाई। ठीक है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है जो नहीं आता है उसे लिखते भी चलिए। ठीक है,
एक्सप्लेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट के बारे में बात करें तो रेट क्या होता है, ऊपर में कंसंट्रेशन हो सकता है किसी का भी, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और कितना समय ले रहा है, उसी से आप इसको क्या कहते हैं, रेट। बस उसको इंग्लिश में लिखा गया है, उसको देख लीजिए आप। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट और आइए आगे, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई करके जाइए, इधर आते रहता है 2024 में 23 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या होता है, सम होता है, जो ऊपर का पावर होता है ना उसको जोड़ते हैं रेट लो एक्सप्रेशन में, और इसका वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और इसको निकालते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंट से। इसी का विपरीत ये रिएक्शन क्या होता है, ये और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसी को उसका क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी। और ये किसके लिए वैलिड होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब देख के बता सकते हैं कि क्या होगा। इसका इंटीजर वैल्यू होता है 1 2 3 इस टाइप का, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो ये जरूर से देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोटा छोटा सा सवाल आता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ से। एक बार सवाल पढ़िए, देखिए सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। चलिए इसमें दिख कैसे रहा है एक बार देख लो, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर with a current of 1.5 एम्पियर, what is the mass of copper deposited at the cathode। तो कॉपर का मास, तो जिसका मास डिपॉजिटेड होगा उसको देखेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या है बताओ, Cu2+, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कॉपर बनेगा, तभी जाके डिपॉजिट होगा। तो n का वैल्यू, क्योंकि n हम लोग यूज करते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 2 है। I का वैल्यू दिया हुआ था, टाइम का वैल्यू दिया था 10 मिनट, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब कितना डिपॉजिट होता है, तो इसका लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे MIT/NF। F का वैल्यू फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम पर मोल, एक मोल के लिए होता है, तो पर मोल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो M होता है मोलर मास, तो दिया हुआ है 63, I दिया हुआ है 1.5, T दिया हुआ है 2, N का वैल्यू, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 0.3 ग्राम। एक लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ठीक है बोलता हूँ। फिर उसके बाद पूछा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आ गए हम लोग सीधा सीधा डी ब्लॉक पे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक का याद है, पुअर्स रीडिंग होता है एफ 4f सबसेल का या 4f ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इससे बेसिसिटी में क्या फर्क पड़ता है, साइज में क्या फर्क पड़ता है, लिखा हुआ है, एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा और एक आध दो पॉइंट लिख दीजिएगा। पूरा पूरा का पांचों पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, एक दो पॉइंट लिख दीजिएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि काफी कम समय था, अगर मैं खुद से लिख रहा था तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन इसके साथ अटैच कर दिया है। आप लोग डिमांड कर रहे थे सॉल्यूशन का। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ के जाओ भाई, ये जरूर से जरूर आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब जो जोड़ा ना हो, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। Fe2+ का लिखा हुआ है, ठीक है। तो Fe का कितना होता है 26, देखो एक बार करके दिखाता हूं, एक का 26, आर्गन 3D और यहाँ पे 4s 18, तो इसका होता है 2 20 और 6 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोलता है Fe2+, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो देखो, 3D से नहीं निकलेगा, सबसे पहले बाहर से निकलेगा। तो 4s वाला क्या हो जाएगा 0 और 3D वाला हो जाएगा 6। अब इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D में कितना डब्बा होता है मालूम होगा, 5। सिंगल सिंगल भरेंगे और ये हो गया 6। अरे 5 सिंगल भरे, 1 6। D में कितना, 5 भरेंगे पहले, फिर पेयरिंग कराएंगे। तो K को अकेला बच गया, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या आया, 4। कह सकते हैं, यहाँ पे करके रखा होगा देखो 4, वही चीज है। और इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, म्यू बराबर √n इंटू n+2, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, बीओम लिख दीजिए बस, बीएम। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 4 + 2 कितना आ जाएगा, 4 और 4 और 2 6, यानी 24। 25 का होता है 5, तो 5 से छोटा होगा 4.9 समथिंग।
4 मैग्नेट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना पॉइंट से पहले उतना ही डिजिट रहेगा। ऐसा करके और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिए। एक तो मैंने डिटेल में बता दिया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। आंसर लिखा हुआ है, आप इसके साथ मैचअप भी कर सकते हैं, कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। पीडीएफ अटैच हो जाएगा इस वीडियो के साथ, तो पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड कर लेना। कुछ अगर थोड़ा बहुत नहीं भी दिख रहा हो तो पीडीएफ में आपको साफ सुथरा दिखेगा। चले आगे, ऐसी तरह से कर लेना ना यार। क्या पूछा है, कौन सा आयंस कलर होगा? कलर तब होता है जब कोई डीडी ट्रांजिशन कर पाए। डीडी ट्रांजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? जगह खाली होना चाहिए। पूरा भरा हुआ में भी नहीं होगा, पूरा खाली में भी नहीं होगा। इसलिए 30 तक आपको पता होना चाहिए। कॉपर प्लस का होता है 29। पहले 29 के लिए लिखेंगे तो देखो, 29 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो जरा, आर्गन 3D। ये थोड़ा एक्सेप्शनल वाला केस आता था। क्रोमियम में भी 10 होता है और कॉपर में भी क्रोमियम में 5 होता है और कॉपर में क्या होता है 10, और 4s में क्या होगा 1। देखो 18 1 19 10 29 प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो डी तो पूरा भर गया है। तो पूरा भर गया तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, तो कॉपर तो नहीं होने वाला है। स्कैंडियम 3+ देखिए, स्कैंडियम 21, तो ये क्या आ जाएगा? आर्गन 18 3D4s। 18 2 20 और 1 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। अरे 3 निकालना है मतलब एक यहां से निकलेगा, तो मैं करता हूं। ये 21 के लिए है, अब इसको 3 निकालना है तो 2 यहां से निकालेंगे और 1 यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखो जरा। इसको ही मैं लिख देता हूं, इसको ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 निकालना तो ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। कोई डी इलेक्ट्रॉन है, अब डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये नहीं होगा, तो बचा कौन? Mn। Mn में देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो ट्रांजिशन करने भी जाएगा। Mn मैंगनीज का पता है आपको क्या होता है? 25 होता है। क्या लिखेंगे? आर्गन 3D4s। 4s में 2 भरेंगे तो 20 और 5 25, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो 0। तो डी में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकता है। ऐसे होता है, 5 जो था ना वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, तो इसकी वजह से डी ट्रांजिशन होगा, तो इसकी वजह से कलर शो करेगा। ठीक है, यहां तक। चले आगे। हाँ, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये यही सवाल आएगा, इसका तो मैं कोई नहीं बोल सकता। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए और इसका नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। आप कमेंट में छोड़ सकते हैं कि क्या करना है। अगर IUPAC इसका बोलोगे तो कर भी देंगे, पर समय कहाँ है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा खुद से भी कर लो, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बनाते जाऊं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। कुछ का पता होता है, जैसे पोटेशियम का होता है आपका +1, Cn का होता है -1 और Cl का होता है -1, अमोनिया होता है 0, कुछ चार्ज नहीं, पानी होता है 0, कार्बोनिल होता है 0। कार्बोनिल बोल रहे, कोबाल्ट नहीं है ना, वो कुछ और समझ लेगा, उसको हटाते हैं। अब सबको मिला के क्या होना चाहिए निकालते हैं। देखिए सेंट्रल मेटल एटम, इसको इसको कहते हैं सेंट्रल एटम। पोटेशियम का क्या होता है +1। अच्छा चाहिए यहाँ लिखा हुआ होगा, +1 होता है एक पोटेशियम का, तो 4 है, तो 4 के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखो, ×4 प्लस Fe के लिए तो हमको निकाल रहे तो x मान लेंगे, Cn के लिए होता है -1 तो ×6 कर दीजिए और सबको मिला के 0 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 - 6, इधर जाएगा तो +2। x का वैल्यू क्या आया? +2, जो कि आंसर आपका आ गया, देख लो। इसी तरह से इसको भी आप ट्राई कर लेना। देखो इसका तो 0 है बाबू, इसके लिए होगा -3, तो -3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +3, तो Cr के लिए +3 आ रहा होगा। -3 तो नहीं आएगा भाई, कुछ गड़बड़ किया है, इसका आंसर -3 गलत लिख रहा है। ये गलत सॉल्व किया है भाई, इसलिए बोलता हूँ कि कहीं कहीं सॉल्यूशन आप लोगों का गलत किया हुआ है, ये गलत सॉल्यूशन है, इसको मत देखिएगा। देखिए मैं ही कर देता हूँ, मेटल का ना माइनस में नहीं आएगा। देखिए क्या हो रहा है, Cr, तो Cr को हमको निकालना है तो x मान लेंगे। पानी का क्या होता है 0 × 6, पानी का 0 होता है। Cl का होता है -1 × 3 = 0, तो x का वैल्यू सॉल्व करिएगा तो +3 आएगा। गलत करके रखा है। इसका भी होगा वही चीज, इसका भी सेम है, इसके लिए 0 होगा तो इसके लिए भी क्या आएगा +3, गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा +3।
इसका भी आंसर होगा +3। सही कर लेना भाई, इसका सॉल्यूशन गलत किया हुआ है। चलिए आगे। हाँ, अब नाम लिखने आएगा, तो नाम लिखने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। तो जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे NO2 का कुछ नया नया आएगा तो NO2 का हो जाएगा माइनस। मैं कुछ कुछ लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। EN का कोई चार्ज नहीं होता है, 0। SCN का होता है -1, और कुछ CO3 का होता है 2 माइनस। इस तरह का आप निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद लिखना बहुत आसान होगा। 2 है ना अमोनिया, 2 है तो डाई अमीन लिखते हैं। यहाँ पे अमीन में डबल M लगता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक में सिंगल M, इनऑर्गेनिक में डबल M। क्लोरिडो, नाइट्रीटो। बताना इसका नोमेनक्लेचर का सच में जरूरत है क्या? आप नहीं कर पाओगे, क्लास में तो हम करवाए हैं, बाकी आप कहीं से भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। ये N के साथ बाइंडेड है। पीटी को प्लैटिनम, और जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको क्या लिख देते हैं, रोमन न्यूमेरल में लिख देते हैं। कर सकते हैं ऐसा, और नहीं कर पा रहे होंगे तो बोलिएगा। सेम टू सेम इसी तरह से इसको भी देख लो। डाइक्लोरिडो, देखो लिखा होगा डाइक्लोरिडो। EN में पहले से डाई आता है, इसलिए इसके लिए क्या लगाते हैं, नया वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, बिस। बिस इथेन 1,2, देखो जब कहीं पहले से डाई हुई आ जाएगा ना तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, जैसे निकालेंगे 3, और लास्ट में रहता है तो उसको कहते हैं क्लोराइड। पहला वाला पार्ट होता है पॉजिटिव पार्ट और बाद वाले पार्ट होते हैं निगेटिव पार्ट, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी देखो पेंटा लिखेंगे, पेंटामीन कार्बोनेटो, पेंटामीन कार्बोनेटो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो 3 आ जाएगा, और क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। मरकरी है तो पहले मरकरी लिख दिए, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है। कोबाल्टेट क्योंकि निगेटिव में है तो 8 से एंड करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, और दिक्कत आएगा तो पूछ लेना। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिया हूं, उसको कर लेना, क्योंकि यही सवाल आए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट इस टाइप का ही सवाल आएगा, ठीक है। इन्हीं की यही क्वेश्चन आएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मान के चलिए कि आपका IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आने वाला है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया है। इसका सॉल्यूशन भी है नीचे, इसको देख लेना है और इसको कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस दिए 10-12 करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लास में तो हम 10-12 करवाए थे आप लोगों से, तो आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जहाँ दिक्कत आएगा फिर पूछना। अब चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आप इसको रटो समझो, जो करना है आप करो, 1-2 दिन में जितना कर सकते करो, बाकी अपना कमेंट छोड़ते जाओगे। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो बस कॉन्क HNO3 डाल दो, बेंजीन में कॉन्क HNO3 डाल दीजिए, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बेंजोइक एसिड को M ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो Br2 के साथ और FeBr3 के साथ ट्रीट करा दीजिए, ब्रोमीन और FeBr3 के साथ ट्रीट करा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो बेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br, है ना। और फिर क्लोरोब्यूटेन को ऑक्टेन बनाना, एक का डबल, याद है उर्ज रिएक्शन सोडियम के साथ होता है, तो क्या करते थे, 2 Na 2 Cl के साथ भाग जाएगा, और इसका 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 का डबल कर दीजिए तो 8 कार्बन, 1 2 और इधर 6 है, टोटल 8 आ जाएगा ना। अरे बताए थे भाई, देखिए एक बता देता हूँ। लास्ट मोमेंट है CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम बता देते हैं, इसका 2 मोल लेते हैं, इसका भी 2 मोल लेंगे। ड्राई ईथर रहता है तो यहाँ से निकल जाता है 2 NaCl, और 4 वो ये बचा है तो 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हुआ ना, 5 6 7 और ये हो गया 8। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार CH2 था तो इसी को मिला के एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना यार, रोज रिएक्शन, सीधा सीधा रिएक्शन। और ये भी आएगा कन्वर्जन, आपका 3 मार्क्स दे के जाएगा, इसको भी VVI करिए, पैटर्न बता दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप से ही मिलेगा आपको, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पढ़ोगे 10-12 तो ऐसा नहीं कि एक आध नहीं मिलेगा, इसी टाइप का अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10-15 तो उसमें से पक्का बात है कि 2 तो पक्का मिल जाएगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा पक्का। बहुत टफ नहीं पूछता है, खासकर ये वाला आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो वाला। और ऊर्ज रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, या तो वो पूछता है ना तो ये पूछता है। कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के सामने H2 और यहाँ का O निकाल दो, बचेगा क्या, N। प्रिडिक्ट करना है ना हमको, प्रिडिक्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन शायद देखिए,
इसको, इसका O और इसका H2 निकल गया तो ये कुछ ऐसा बना देगा, डबल बॉन्ड N और N के साथ OH, ये बन गया N2Cl। यहाँ पे बेंजीन होगा, ये H3PO2 ये क्या करेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद को बना लेगा H3PO3 और इसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, मतलब सीधा सीधा बेंजीन बना दीजिए। तो इसके साथ करेंगे तो बेंजीन बनेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको रिड्यूस करा, रिड्यूस करना मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, पहले N2Cl था उसको हटा के क्या कर देगा, बेंजीन बना देगा। सॉल्यूशन लिखा हुआ है देखो ये वाला 3PO3, ये क्लेमेंसेन रिडक्शन है भाई, नेम रिएक्शन हम पढ़ाए हुए हैं, क्लेमेंसेन रिडक्शन है, क्लेमेंसेन। ये कीटोन को क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस करके यहाँ पे क्या करेगा, इसको हटाइए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, C2H5 जैसा है चाहे ऐसा लिखो, CH3 C 2 बॉन्ड के कारण 2 हाइड्रोजन और इधर क्या आ जाएगा C2H5, अल्केन बना देता है, कार्बोनिल ग्रुप को क्या करता है, अल्केन बना देता है। ये सब नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है ना, इसको जरूर से देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट CHCl3 एक्वस NOH, ये है रिमर-टिमन रिएक्शन, पढ़े होंगे तो रिमर-टिमन रिएक्शन, यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा, सॉल्यूशन किया हुआ है तो इस सब से कोई मतलब नहीं है हमको सिर्फ ये मतलब है। इसी का नाम है सैलिसाइलडिहाइड, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, सैलिसाइलडिहाइड। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, CH3COCl, यहाँ पे COCH3 जुड़ जाएगा, देखिए CO O कैपिटल है, CH3, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पढ़े होंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं पढ़े तो अभी के लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं अब। और ये है HBr पर ऑक्साइड, याद है मसीहा, गरीबों का मसीहा, ये क्या करता है, पॉजिटिव पार्ट, मतलब H को वहां भेजेगा जहां कम हाइड्रोजन है, H कहां जाएगा, लेस हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन कहने का मतलब डबल बॉन्ड के पास, तो H यहां चला जाएगा और Br यहां जुड़ जाएगा, देख लीजिए क्या होगा, H को यहां भेज दिया, Br यहां भेज दिया, ये नहीं है Br है ना, कर लेंगे ऐसा, देखो जरा, फिर कमेंट छोड़ देना भाई कि क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बहुत सारा चीज करवा चुके हैं। देखिए फिर से पूछा है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, अभी जस्ट करके आए थे, वही चीज पूछ लिया है। इथेन नाइट्राइल को इथेन अमीन में बनाना है तो उसको रिड्यूस करना होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो H2 निकेल के साथ सोडियम या फिर सोडियम अमलगम और अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा ये, अरे कुछ नहीं, CH3C, इसको बॉन्ड देखिएगा तो N है, तो H2 निकेल डालिए तो 2 बॉन्ड को तोड़िए, 2 हाइड्रोजन उधर जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, तो CH3C सिंगल बॉन्ड N, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, हो गया और क्या। टॉल्विन को बेंजोइक एसिड तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर दीजिए और थोड़ा सा H+ डाल दीजिए, इतना स्टेप मत याद रखिए, आप डायरेक्ट ये करिए, फुल मार्क्स मिलेगा। बेंजीन है, बेंजीन को क्या करना है बाबू, सॉरी टॉल्विन है, टॉल्विन को बेंजोइक एसिड बदलना है तो क्या करना है, एक स्टेप में लिखना है अल्कलाइन KMnO4 और सेकेंड स्टेप में H+ डाल दीजिए, आपका ये सीधा सीधा बन जाएगा COOH, बस इतना नहीं करने का जरूरत है, सीधा सीधा परेशान होंगे तो आपको और क्यों परेशान किया जाए। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का ही बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, ये थ्योरेटिकल, इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन जैसे कि आपका हेयर कैसा है, स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, तो वो भी क्या है, फिब्रस प्रोटीन है। और आपके एल्बुमिन, इंसुलिन में जो होता है वो प्रोटीन कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का, मुड़ा मुड़ा सा, देखिए स्पेरिकल शेप होगा, उसको कहते हैं ग्लोबुलर। और फिब्रस का क्या होता है, स्ट्रेट लॉन्ग थ्रेड्स, धागा जैसा होगा। और उसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा, देखिए हेयर, ऊल, हॉर्न्स, इंसुलिन, एल्बुमिन है ग्लोबुलर का और फिब्रस का है ये, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं, ये स्फेरिकल होता है और ये थ्रेड टाइप का होता है, धागा टाइप का। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। DNA RNA VVI है भाई, फुल फॉर्म पहले तो याद रख लीजिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पेंटोस शुगर में कौन सा होता है, 2-डीऑक्सीराइबोस। इसमें जो बेसिस होते हैं वो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं और गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन होते हैं। ये डबल चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐसा करके बनाता है, डबल चेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये रेप्लिकेट होता है, जैसे कैसे आप लोगों का मदर फादर वाला जो गुना है वो कैसे आ जाता है, थ्रू DNA। RNA को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये पेंटोस शुगर होता है, इसमें डी राइबोस होता है,
इट कंटेन साइटोसिन, यूरासिल और गुआनिन। ठीक है, देखो क्या क्या कॉमन है, गुआनिन तो दोनों में था, साइटोसिन भी दोनों में है, थाइमिन इसमें है और इसमें क्या है, यूरासिल। ये याद रखिएगा, इसमें थाइमिन होता है और इसमें क्या होता है, यूरासिल। बहुत बार पूछा जाता है। और ये सिंगल चेन होता है, इसका एक ही चेन चलेगा। ठीक है, और इट इज फॉर्मेड बाय डीएनए एंड कैन नॉट रेप्लिकेट। ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। एक ऐसा भी पूछ सकता है, ये सीबीएसई में पूछता है, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा कि क्या बनेगा जब लैक्टोज को तोड़ते हैं ना, तो एक बनता है ग्लूकोज। खाली नाम याद रखिएगा, ऊपर वाले को मत याद रखिएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज रहेगा हर जगह। देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो लैक्टोज में क्या डाल दीजिएगा, गैलेक्टोज। सुक्रोज को तोड़ते हैं, चीनी को तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज और क्या आता है, फ्रुक्टोज। माल्टोज को तोड़ेंगे तो दोनों का दोनों जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये सब डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स है। फिर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वैसा है जो फर्दर नहीं टूटता है, एकदम सिंपलर है, इसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, सिंपल शुगर होता है जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एटसेट्रा। ठीक है, और भी होता है, राइबोज कर सकते हैं, बट उतना कोई जरूरत नहीं है, आप इतना। नेक्स्ट स्लाइड है रिड्यूसिंग शुगर। तो वैसा शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, दो शुगर विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वैसा शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करे उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। नाम से ही बता रहा है। और दे कंटेन एन अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा। एग्जांपल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, कोई भी एक एग्जांपल ध्यान रख लीजिए। बस यही है आज का, और 3 मार्क्स आप यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप और कंफर्म कर लेंगे। मैंने बता दिया कौन सा पैटर्न में है, बाकी आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।